अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो एनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। लेकिन हम जो कि पहला पार्ट इसका हम पढ़ चुके हैं, तो इसका हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो बाकी रह गई थी वो कवर करेंगे। तो इसमें हम एडिटिव फ्री एनर्जीज़ हमारी थी उनकी एक प्रॉपर्टी है एडिटिव, वो करेंगे। एनिमल या प्लांट और उसके अलावा तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में एटीपी की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके अलावा कुछ रिडॉक्स रिएजेंट्स जो हैं हमारे, इनका क्या किरदार है लाइफ के अंदर, वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज़ क्या होती हैं, और फिर हमने पढ़ा था कि ये जो है इसकी कोई फिक्स वैल्यू हम नहीं कह सकते, लिहाजा हम जब भी इसको स्टडी करेंगे या इसकी वैल्यूज़ लेंगे तो वो चेंज इसका होगा, यानी कि चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज़ होंगी। और फिर हम ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं कि ये एडिटिव है। ये हम देखते हैं कि जब दो स्टेप्स होते हैं या दो कंसेक्टिव रिएक्शंस होते हैं तो उनको जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसमें क्या है कि हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस जो हैं उनको ऐड अप करके कंप्लीट रिएक्शन का दे सकते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज एटीपी के साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी बनती है। ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है अगर हम इसे देखें तो। ये इसमें क्या है, डेल्टा जी नॉट प्राइम यानी कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो है वो क्या है -16.7 किलो जूल पर मोल, जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब है ये रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है और एनर्जी रिलीज हो रही है। उसके बाद इसी रिएक्शन को हम तकसीम कर सकते हैं। असल में ये दो स्टेप पे मुश्तमिल एक रिएक्शन होता है जिसमें क्या है, सबसे पहले क्या होता है, एटीपी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी जिसके नतीजे में क्या होगा, एडीपी बनेगी और फास्फेट आयन बनेगा। ये जो है ये नेगेटिव इसमें है डेल्टा जी नॉट। उसके बाद यही फास्फेट आयन जो बना था ये रिएक्ट करेगा ग्लूकोज के साथ और ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा प्लस वाटर रिलीज होगा। तो इसमें डेल्टा जी नॉट प्राइम जो है 13.8 है जो कि पॉजिटिव है। लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं रिएक्शन को, जैसा कि पीछे हमने देखा है उसमें क्या था कि -16.7 किलो जूल पर मोल जो है नेगेटिव में है। ओवरऑल रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है। तो इसमें यही वजह है कि ये दोनों जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी दोनों स्टेप की चेंजेस हैं जो उनको अगर हम ऐड अप करें तो -16.7 किलो जूल पर मोल आता है। और ओवरऑल जो रिएक्शन है एक्सर्गोनिक है, यानी कि एनर्जी रिलीज हुई है। अब हम देखते हैं कि एटीपी जो है असल में हम कहते हैं कि ये एनर्जी करेंसी है तमाम लिविंग सेल्स या लिविंग बॉडीज़ के लिए। तो यही तो असल में सोर्स है फ्री एनर्जी का। तमाम केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं उनमें तो ये क्या है कि एनर्जी जो है यूज़ की जाती है एक एक फास्फेट साइड पे उसको ब्रेक करके। जो 3 फास्फेट हैं, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट है जो कि, तो ये एनर्जी जो है इसकी रिलीज़ होती है एक फास्फेट के रिलीज़ होने से। तो ये जो एनर्जी अपनी रिलीज़ करता है ये 3 किस्म के रिएक्शंस में अपनी केमिकल एनर्जी डोनेट कर सकता है। नंबर 1 तो एंडरगोनिक प्रोसेसेस जो हैं, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हैं, काफ़ी मैक्रोमॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, उनके दौरान क्या है कि सिंथेसिस करनी है तो एनर्जी की ज़रूरत है, तो उसमें ये डोनेट करेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है, हम जैसा कि कहते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन में हो सकती है, काफ़ी अंदरूनी जो हैं ऑर्गेनेलीज़ की मेम्ब्रेन उनके दरमियान हो रही होती है, तो उसमें ये अपनी एनर्जी एज एनर्जी सोर्स यूज़ होता है। उसके बाद मैकेनिकल मोशन, मसल कंट्रैक्शन है हमारी, जो भी बाकी मूवमेंट्स वगैरह हैं फ्लैजिला में हैं तो उसमें भी एटीपी यूज़ होती है। तो हमारे पास एक्चुअली क्या है कि डोनेशन ऑफ एनर्जी जो है इस तरह होती है कि एटीपी में से एक फास्फेट रिलीज हुआ है इनऑर्गेनिक फॉर्म में और एडीपी फॉर्म में चेंज हुआ है, तो ये होगी एनर्जी रिलीज। या फिर एटीपी जो है एएमपी में चेंज होगी और 2 फास्फेट रिलीज करेगी, तो जिससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो असल में ये जो फास्फोराइल ग्रुप ट्रांसफ़र हम कह रहे हैं, या जो फास्फोराइल ग्रुप ऊपर से उतारा जा रहा है या ऊपर शिफ्ट करवाया जा रहा है, इसमें ये नहीं है कि एटीपी को वहीं पे हो रही है, बल्कि नहीं, यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव का किरदार है। डीफास्फोराइलेशन या इसमें से फास्फेट जो रिमूव करना है या रिप्लेस करना है, उसके लिए जो है हमारे पास सबस्ट्रेट वो ATP2 नेगेटिव है। अगर हम एटीपी की बात करें तो एटीपी क्या है, एक है एडिनिन नाइट्रोजनस बेस है
दूसरी क्या चीज़ है, राइबोज शुगर है 5 कार्बन, और उसके साथ जो है 5th कार्बन के साथ 3 फास्फेट ग्रुप अटैच हैं, तो ये ट्राईफास्फेट है। तो इसे हम एडिनोसिन ट्राईफास्फेट इसलिए कहते हैं। एडिनिन और राइबोज शुगर जो है हमारे पास, ये दोनों मिलके एडिनोसिन कहलाते हैं, और न्यूक्लियोसाइड भी इसे कह सकते हैं। एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है और साथ 3 फास्फेट अटैच हैं, तो ये बना है एटीपी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, जो कि क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है 3 फास्फेट के साथ। उसके बाद रिडॉक्स एजेंट्स हैं, रिडॉक्स पेयर्स हैं या इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्हें कहा जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एड अप हो रहे हैं तो फिर रिडक्शन हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स विदड्रॉ हो रहे हैं किसी केमिकल के में से तो फिर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये कैसे करवाई जाती है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं कुछ, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स एजेंट्स कहते हैं, रिडॉक्स पेयर कहते हैं। क्योंकि ये क्या है कि ज़्यादातर जैसे कि अब NADPH NAD है, रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनकी होती है, और क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के साथ साथ प्रोटॉन ट्रांसफ़र के तौर पर भी काम करते हैं, ये ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो ये मुख्तलिफ रिएक्शंस के दौरान हैं, जैसे कि हमने देखा है कि रेस्पायरेशन या फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें इनका किरदार है NADPH का, और FADH या FADH2 असल में होता है उसकी। तो हमारे पास अगर NADPH की बात करें तो ये क्या है, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, 2 न्यूक्लियोटाइड हैं ऊपर, ये निकोटिनामाइड है, अमाइड ग्रुप के ज़रिए निकोटीन ऐड है, और क्या है, इधर एडिनिन एक अटैच है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपस में अटैच हैं 2 फास्फेट के ज़रिए, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, N पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर अगर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन ये रिसीव करता है और ये NADH में चेंज होता है, एक प्रोटॉन अपने पास रखता है और एक प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाता है वहीं पे साइड पे। ये नहीं है कि अगर इसने 2 प्रोटॉन हालांकि ऐड अप दिखाया गया है लेकिन प्रोटॉन तो एक ही लगा है नया, तो एक प्रोटॉन वहीं पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन जब इसने वापस जाना है ऑक्सीडाइज फॉर्म में, रिवर्सिबल है क्योंकि, तो रिवर्स जब इसने होना है तो दूसरा प्रोटॉन उठाया जाएगा या वहीं पे पड़ा होगा तो वो यूज़ कर लिया जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि NAD और NADP क्या है, मूव कर सकते हैं एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम पे। तो ये क्योंकि फ्रीली फॉर्म में मौजूद होते हैं और ये हैं हमारे पास असल में वाटर सॉल्युबल कह सकते हैं, या जो स्ट्रोमा में या फिर साइटोसोल में सिंपली फ्रीली पाए जाते हैं। तो ये एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक जा सकते हैं। एंजाइम्स क्योंकि केमिकल्स की असल में रिएक्शन करवा रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो ऑक्सीडेजेज या रिडक्टेजेज जो एंजाइम्स हैं वो तो करवा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इनकी ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन कैरियर या प्रोटॉन कैरियर। फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड जो है हमारे पास, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN और FAD जो हैं, ये क्या है, टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम के साथ। और आपने देखा होगा कि ऐसे फैक्टर्स या ऐसे कोफैक्टर्स जो कि इसके साथ प्रोटीन्स या जो असल में एंजाइम्स हैं उनके साथ अटैच्ड फॉर्म में कोवलेंटली या टाइटली बाउंड होते हैं, उन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो ये FMN और FAD जो है ये असल में फ्लेवोप्रोटीन्स कहलाती हैं और ये क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। और उसके बाद ये तो चारों या दोनों का 2 टाइप्स जो थी हमारे पास, NAD या NADPH या NADP और FMN और FAD, ये क्या थे, वाटर सॉल्युबल थे। कुछ जो हैं लिपिड सॉल्युबल हैं, जिनमें 2 एग्जांपल्स हैं, यूबिक्विनोन्स और प्लास्टिक्विनोन्स। ये क्या करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं और प्रोटॉन भी कैरी या डोनेट करते हैं एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ। ये नॉन एक्वस इन्वायरमेंट में होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन्स के दरमियान होंगे लिपिड्स के अंदर, और उनमें किरदार अदा कर रहे होते हैं ज़्यादातर। ये जैसा कि वो लाइट रिएक्शन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स जो हैं उनमें काम करते हैं। तो उसके बाद आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं और साइटोक्रोम्स हैं। ये भी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, प्रोटॉन कैरियर्स नहीं है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरी करती हैं, रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनकी होती है। तो ये क्या है, मुख्तलिफ रिएक्शन में असल ज़्यादातर ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम कर रहे होते हैं। ये क्या है, वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं, उसके अलावा पेरिफेरल या इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, या मेम्ब्रेन के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये हमारे पास दिखाए गए हैं साइटोक्रोम्स वगैरह, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C। तो ये देखें आप, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन के अंदर है, उसके बाद यहाँ पे
यूबिक्विनोन पाया गया है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये बाहर नहीं पाई गई। उसके साथ साथ ये देखें NAD जो है ये वाटर सॉल्युबल है, ये बाहर की तरफ पाया गया है। FADH यहाँ पे ये सक्सीनेट, ये असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दिखाई गई है क्रेब्स साइकिल के बाद की, जिसमें क्या है कि NADPH और FADH से ATP में कन्वर्ट की जाती है एनर्जी। तो हमारे पास एक हम समरी के तौर पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास रिडॉक्स एजेंट्स ये क्या हैं, दो टाइप्स हो सकती हैं, वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल जो है उनमें फ्री फॉर्म भी है या प्रोस्थेटिक ग्रुप की फॉर्म में है। फ्री फॉर्म में NAD और NADH पाए जाते हैं। NADH यानी कि ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है NADH, और NAD पॉजिटिव इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है। इसी तरह NADP और NADPH। इस तरह प्रोस्थेटिक ग्रुप की फॉर्म में जो है FAD और FADH2, FADH लिखा गया लेकिन ये FADH2 होता है। उसके बाद FMN, ये क्या थे, वाटर सॉल्युबल थे। अब लिपिड सॉल्युबल में क्या है, इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं ये, इनमें यूबिक्विनोन और प्लास्टोक्विनोन है। प्लास्टोक्विनोन जो है हमारे पास ये लाइट रिएक्शन में काम कर रहा होता है, और यूबिक्विनोन जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आफ्टर रेस्पिरेशन जो होती है उसमें होता है। उसके बाद कुछ वाटर सॉल्युबल या इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं जिनमें साइटोक्रोम और आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं। ये क्या है, ये इंटीग्रल भी पार्ट्स हो सकते हैं मेम्ब्रेन्स के, या फिर वाटर सॉल्युबल वैसे भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इनमें ये जो दो चीज़ें हमने ऊपर लिपिड और वाटर सॉल्युबल अलग अलग की हैं, ये दोनों प्रोटॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जबकि ये जो हैं सिर्फ और सिर्फ साइटोक्रोम्स और आयरन सल्फर प्रोटीन्स जो हैं ये क्या करती हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरी करती हैं, प्रोटॉन कैरी नहीं करती। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। आप इसके रिलेटेड तमाम मटेरियल वीडियो की डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।